बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए और बेल आइकन को भी, ताकि आपको पता चले एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू वीडियो। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं आज ही की तारीख में। सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला इमरान खान साहब के लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, उन्हें जो साइफर केस है उसके अंदर बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके बारे में आज समाअत के दौरान जो हुआ, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सवालात उठाए और जो अहम मैसेज मिला वो क्या है, उससे क्या ज़ाहिर होता है। और मैं समझता हूँ एक बड़ा बेहतरीन बेंच था और बड़ा अच्छा फैसला किया गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या होने जा रहा है, कोई बाहर आ भी रहा है या नहीं, या फिर किसी नए चक्कर में अंदर जा रहा है, ये भी आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रहेगी, ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा था। वो इसलिए क्योंकि पूरी तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उनकी कन्विक्शन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल करवा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि मुझे कम अज़ कम ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ये नहीं होगा। मेरा इस बारे में क्या मौक़िफ़ था, आप सुन लीजिए। CRPC सेक्शन 426 उसको कोट करती है तहरीक इंसाफ, जबकि मेरा ये मौक़िफ़ ये था कि उसमें दोनों में से एक ही काम हो सकते थे, या फैसला मुअत्तल हो सकता है या सज़ा मुअत्तल हो सकती है, क्योंकि लफ्ज़ और है बीच में, एंड नहीं है। तो फैसला सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और इमरान खान साहब को उसमें बेल मिली हुई है। लेकिन अब अदालत में उन्होंने ये चैलेंज किया है और कहा है कि इमरान खान साहब को मुतअद्दिद ऐसे फैसले मौजूद हैं कि उनके खिलाफ जो ये फैसला है इसको भी मुअत्तल किया जाए, ताकि जब फैसला मुअत्तल होगा तो फिर उनको कन्विक्टेड नहीं रहेंगे और इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। अब अदालत ने उस पर फैसला महफूज कर लिया और उसके ऊपर फैसला आने वाला है। मुझे लगता है कि अदालत इसमें इमरान खान साहब की जो ये कन्विक्शन का फैसला है इसे बरकरार रखेगी। जो मुझे लगता है इस वक्त हालात, वाक़यात और जो मामलात को देख के, अगर कानून को भी मैं देखूँ, मुझे ये लगता है कि अदालत कन्विक्शन को बरकरार रखेगी और उसको मुअत्तल नहीं करेगी। हाँ, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में शायद हो, लेकिन मुझे कम से कम फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। देखिए, ये बात बड़ी लिखी पड़ी थी, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लायक वकला हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप कोई ब्रीफ हाथ में पकड़ लेते हैं तो आप अपने क्लाइंट को एक और पिक्चर दिखाते हैं, लोगों के सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हुआ वो हम सब के सामने और पता भी था कि क्या होना है। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के बेल की जो समाअत आज हुई उसके ऊपर मैं ज़रूर आपको, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बताऊंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस दूर करें। अब तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस कैसे दूर होंगी भी या नहीं होंगी, ये कुछ देर में पता चल जाएगा। बलोच जो एहतजाज कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद में आए, इस्लामाबाद में से फिर उन्हें धकेला गया वापस, उनके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, रियासत का क्या है। और कल हामिद मीर साहब के साथ जो एक वहाँ पर पुलिस के साथ उनकी तल्ख़ कलामी हुई और उनको जो धक्का दिया गया, फिर वो जो उसमें बात हो रही है और बाद में हामिद मीर साहब ने भी बताया कि एक्चुअली क्या हुआ, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब को बेल हो गई साइफर केस के अंदर। आज जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जज हैं, और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेहतरीन जजेस में पाकिस्तान के उनका शुमार होता है। जस्टिस तारिक मसूद साहब वो भी बड़े बेहतरीन जज हैं, वो इस बेंच की समाअत कर रहे थे। जो अच्छी बात अतर मिनल्ला साहब ने आज की, उन्होंने कहा क्या 2018 की तारीख को दोहराना चाहते हैं, तो याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहिबान को, जो आज सुप्रीम कोर्ट में है, उस वक्त रमल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उनको पता है 2018 के अंदर क्या हुआ और कैसे मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, उनकी जमात को इलेक्शन ना जीतने के लिए पावर बेले गए। उस वक्त के जज साहिबान के साथ मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट ने जो किया, बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने, तो वो सबके सामने है। और आज ये भी बड़ा ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने एग्जैक्टली पूछा कि जो साइफर है वो कब तक साइफर रहता है। साइफर तो उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब वो डी कोड हो गया। और क्या साइफर अगर गुम नहीं हुआ और असल साइफर की कॉपी या उस डॉक्यूमेंट की कॉपी मौजूद है उस वजारत ख़ारजा के पास, तो इमरान खान पर इल्ज़ाम क्या है? अगर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया और सियासी मकासद के लिए, तो उसके अंदर तो ट्रायल में भी फैसला होना है और ट्रायल कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है। इमरान खान को उसमें बेल हो चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल के बावजूद इमरान खान साहब इस वक्त बाहर नहीं आ सकते। क्यों? वो इसलिए कि एक जो तोशा खाना का रेफरेंस है नैब का, उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी नैब ने डाल ली है। वो रहेंगे बदस्तूर जेल में ही, और जेल के अंदर उनका ये ट्रायल अभी चलता रहेगा जब तक उनकी इन दोनों मजीद मामलात में ज़मानत नहीं होती। याद रहे कि 9 मई वाले केसेस भी पड़े हुए हैं जिनके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है दोबारा।
اور گرفتاری شاید ڈلی بھی ہوگی ان میں. لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل کنفرم نہیں ہوئی، لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کو فوری طور پر ان کو رہا کیا جا سکتا ہے. آج سماعت کے دوران جو ایک زبردست بات کہی جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے سیانے ہیں، اور جو عدالت کے اندر جو ساری بات ہوئی کہ انہوں نے تقریر کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں نے امانت حوالے کر دی وزیر اعظم کے. شاہ محمود قریشی صاحب پہ اور کوئی الزام تو ہے نہیں، نہ چھپانے کا نہ گم کرنے کا. ان کے اوپر تو ایک تقریر کے اندر جو بات تھی اس کا الزام تھا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بڑی افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی انہیں کہے کہ وہ ملک دشمن ہے. وہ اس ملک کے فارن منسٹر رہے ہیں، ان کی سیاست سے 100 دفعہ لوگ اختلاف کریں، لیکن بہرحال وہ اس ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی ملک کے قومی مفاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. عمران خان صاحب بھی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک قومی معاملے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جو کہ اس آڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ، تو اگر انہوں نے پلے کیا ہے تو پھر ٹرائل کورٹ انہیں سزا دے دے گی اور ان کو گرفتاری بعد میں ہو سکتی ہے. اور بعض نظر میں لگتا بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن بیل ان کی ہو جانی چاہیے تھی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی، اب باقاعدہ طور پر ہو گئی. عدالت نے یہ ضرور کہا کہ اتنا لمبا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیوں دے دیا میرٹس کے اوپر. تو جناب والا اسی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں بیل کے جہاں پر میرٹ ڈسکس ہوئے ہیں، جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور سلمان رفیق صاحب کا فیصلہ تھا جس میں عدالت نے یہ لکھا کہ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں اور کیا کیا ہوا ہے. اسی طرح جب کواشمنٹ کی درخواست ساتھ لگا دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے کیس کے اندر بیل کے ساتھ ہی کہ مقدمہ ہی کواش کیا جائے یا ایف آئی آر کینسل کی جائے، تو عدالت نے میرٹ اس میں پرکھنے تھے. بہرحال اب عمران خان صاحب کو اس میں بیل مل چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. ہاں، جہاں تک بات رہ گئی لیول پلینگ فیلڈ کی، تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ امیدوار کئی کہہ رہے ہیں جی ہم سے کاغذات نامزدگی چھیننے جا رہے ہیں، یہ فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وکلا ٹویٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے جی ہمارے ساتھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، دیکھیے یہ سلسلہ اتنی جلدی نہیں رکے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ایک بہت بڑی بدنما شکل اختیار کر لے گا اور ایک عجیب سا ماحول جس کے اندر ہم جا رہے ہیں. کم از کم مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی اتنے پرامن قسم کے معاملات حالات نہیں ہیں جس کے اندر سے ہم آج گزر رہے ہیں، اور شاید یہ تلخی آپ کو آنے والے چند دنوں کے اندر مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا آپ یقین مانیے اس وقت کسی کو نہیں پتہ. اوپر سے لیول پلینگ فیلڈ کیا؟ لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ پی ٹی آئی کو جلسے کرنے دیا جائیں یا پی ٹی آئی کو ریلی نکالنے دی جائے، یہ سب کچھ ہو. عدالت تو حکم دے دے گی، لیکن کیا یہ سب کچھ ہو پائے گا؟ ساتھ ہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی فیصلہ آنا ہے، جب میں یہ ریکارڈ کروں ابھی نہیں آیا، جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ جی آپ وہ انٹرا پارٹی کورٹ کے فیصلے کے الیکشنز کے حوالے سے اور سمبل کے حوالے سے آج ہی فیصلہ الیکشن کمیشن نے دینا ہے. ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. وہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اوپر. اگر فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو اس سے ایک نیا سیاسی بحران جنم لے گا اور اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے تحریک انصاف کے لیے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا، میں دوبارہ کہوں گا کہ عمران خان خوش قسمت ہے، ان کو سپریم کورٹ نے نااہل نہیں کیا. وہ نیچے سے ان کے پاس ریلیف کا موقع موجود ہے، ٹرائل کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر انٹرا کورٹ، پھر سپریم کورٹ. جبکہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا کہ اوپر سے نیچے معاملہ لایا گیا. تو یہ آپ کو بنیادی فرق نظر آئے گا. عمران خان صاحب کو تو بڑا اس معاملے میں ریلیف مل رہا ہے. اب ذرا میں آپ کو آگے بتا دوں جی کہ جو ہمارے بلوچ بھائی اسلام آباد کی طرف آئے احتجاج کرنے کے لیے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی بڑا خطرہ تھا نقص امن کا اور کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے انہیں واپس بھیجا گیا. لیکن آپ یہ پہلے کلپ دیکھیے، اس میں احمد میر صاحب موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھکے دیے جا رہے ہیں خواتین کو بسوں میں ڈالنے کے لیے، واپس انہوں نے بھیجا جا رہا ہے. احمد میر صاحب کی جو پولیس کے ساتھ انقلابی ہوئی آپ دیکھیے. آرام سے بات کرو، کدھر چھوڑ کے جاؤ؟ آرام سے بات کرو میرے ساتھ. ادھر گاڑی کدھر ہے؟ ان کا گھر ہے ادھر چھوڑ کے. اس کا گھر تمہیں پتا کہاں ہے؟ پتا ہے ہمیں. کدھر ہے بتاؤ. بلوچستان میں ہے. اور بلوچستان میں نہیں، خوددار کی رہنے والی ہے. خوددار بھی بلوچستان میں آتا ہے. اور کوئٹہ کدھر نہیں جا رہے تم؟ کوئٹہ نہیں، میں بلوچستان کا بولا. شرم کرو. خوددار بھی بلوچستان میں آتا ہے. شرم کرو. ہائی کورٹ میں کہا دیکھیں ان کو کام ہم بچوں کو مار رہے ہیں. شرم کرو. شرم کرو. ہماری ماں بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میری ماں بہن کا تماشا بنا رہے ہو. اپنی زبان سے لگام دے. اپنی زبان سے لگام دے. یہ دیکھے
ये कानून आजाद है। क्या करेंगे? कोई महसूस पाकिस्तान नहीं है। ये इस्लामाबाद पुलिस जो है ना, फासिस्ट पुलिस, इनके चेहरों को एक एक को देखते जाए। अब ये कोई बड़ी मैं समझता हूँ बदकिस्मत सी व्यू हमारे सामने आ रहा है। मैं कल भी मैंने अर्ज़ किया था, मैं दोबारा कहूँगा कि बलोच पाकिस्तानी है। अगर बलोच हैं तो वो पाकिस्तानी है, पठान है तो वो पाकिस्तानी है, पंजाबी हैं तो वो पाकिस्तानी, सराइकी, पूरा पाकिस्तान इन्हीं से बनता है। इस्लामाबाद आने के लिए वाकई उन्हें किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैं अब भी कहूँगा कि कम अज़ कम ये सवाल करना कि किसी का प्यारा कहाँ गया, ये तो जुर्म नहीं है। और आपने देखा होगा माजी में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी, ये जो मिसिंग पर्सनस के एहतजाज होते थे इनमें जाते थे। आज अगर किसी के लवाकिन ये पूछते हैं कि जी हमारे प्यारे कहाँ हैं, तो अगर वो वाकई जराइम में मुलव्वस हैं तो उनका ट्रायल हो और पता तो हो कि कोई कहाँ पर है। अगर किसी को फांसी की सज़ा भी होनी है, किसी ने कोई दहशतगर्दी भी की है, तो पता तो हो कि कोई किस अंजाम तक पहुँचा। लेकिन लोगों का गायब हो जाना ये तशवीशनाक बात है। और यही सवाल ये तमाम लोग लेकर, ख़वातीन लेकर अगर आते हैं तो फिर उनके साथ अपनाइयत से, हमदर्दी से पेश आना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई अच्छा माहौल क्रिएट नहीं होने जा रहा। ये उसके बाद हामिद मीर साहब ने बाद में जो बताया कि उनकी फवाद साहब से क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा ये भी सुनिए। जी आप इसके मुंह ना लगें, ये तो नून लीग वालों ने इधर लगवाया हुआ। तो उसके बाद वहाँ पे रोना पीटना, चीखो पुकार थी। मैंने दोबारा फवाद साहब को फोन, फवाद को मैंने कहा कि फवाद साहब, यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती जो है बस में लोड करने की कोशिश हो रही है, और ये आप चीखो पुकार की आवाज़ खुद सुन लें। तो वही वो जो इशफाक बड़ाइच है, वो शायद मेरी बात सुन रहा था, उसने दोबारा मुझे धक्का दे दिया। तो फिर मैंने वो फ़ोन, मेरी कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे जो सूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये कोई गैर मुल्की तारकीन वतन है, या ये अफ़गान मुहाजिरीन है, और ये बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए हैं, और बलूचिस्तान जो है वो कोई दूसरा मुल्क है, तो वो उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम तुम्हें बलूचिस्तान छोड़ के आएंगे। तो ये जो इशफाक बड़ाइच था, इसको मैंने कहा कि तुम्हें पता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ असी इन्होंने बलूचिस्तान भेज दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझती। यकीन मानिए हालात बहुत कशीदा हैं, और इस ऐसी हालात के अंदर बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत है। हुकूमत को भी नरमी दिखाने की ज़रूरत है, रियासती इदारों को भी नरमी दिखाने की ज़रूरत है। मोहब्बत की तलबगार है बलोच अवाम, उनको उनके जायज़ मुतालबात को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान दे सकती हैं, जो कि पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं। याद रखिए, कुलभूषण जाधव जैसे लोग किसी के नहीं होते। ऐसे एजेंट्स जो डिसग्रंटल एलिमेंट्स होते हैं किसी सोसाइटी के, उनके साथ मिलकर मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं और मुल्क के साथ फिर बहुत बड़े बड़े साने होते हैं। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है कि जो बलोच अवाम हैं उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाए, और कम से कम ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जहाँ पर नरमी बरती जाए। मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, नरमी बरती जाए, क्योंकि बलोच के साथ ज़्यादती बलोच सरदारों की वजह से भी होती रही है। अगर रियासत भी उनसे मुंह मोड़ लेगी या उनसे मोहब्बत से पेश नहीं आएगी तो मामला कहाँ जाके रुकेगा। इस वक्त सब्र की, तहम्मुल की ज़रूरत है। ये व्लॉग आपने देखा, जिसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी आज की मज़ीद डेवलपमेंट्स के ऊपर। लेकिन जो होने जा रहा है वो सियासी महाज पर कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा। इस पर मज़ीद बात करेंगे अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।